हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रितु सिंह। आज मैं आप लोगों से कुछ रीनल न्यूट्रिशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। रीनल न्यूट्रिशन से मेरा तात्पर्य किडनी से संबंधित बीमारियों से है। और यदि आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं, तो आपको रीनल न्यूट्रिशन को समझने से पहले किडनी की फिजियोलॉजी समझना आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप किडनी कैसे काम करती है, एक नॉर्मल व्यक्ति की किडनी कैसे काम करती है, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे तब तक आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं समझ सकते। आप ये नहीं समझ सकते कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑल्टर हुई और उससे क्या दिक्कत आई और कैसे आप डाइट से उसमें करेक्शंस ला सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं, अगर मैं शुरुआत करती हूँ किडनी की, तो किडनी एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने के लिए और एक्स्ट्रा वाटर को शरीर से बाहर निकालने के लिए। एक्सक्रीटरी फंक्शंस के अतिरिक्त हमारी किडनियाँ दो और तरीके के फंक्शन करती हैं, जो कि मेटाबॉलिक फंक्शन है और साथ में हार्मोन सिक्रीशन का भी काम करती हैं। इसलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से भी समझी जा सकती हैं। तो शुरुआत हम करते हैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने से। हमारी रीढ़ की हड्डियों के दोनों तरफ पीछे लेटरली दो बीन शेप्ड के स्ट्रक्चर है, जो कि लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर के साइज की है। और यही हमारी किडनियां। ये किडनियां एक दो पतली नलियों से यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होती हैं। इन पतली नलियों को हम यूरेटर कहते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर वो स्थान है जहाँ पर हमारी पेशाब या यूरिन इकट्ठी होती रहती है। और जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि इसको हमें बाहर निकालना है शरीर से। और तब हमें मिक्चुरेशन या पेशाब जाने की अर्ज होती है और फिर हम यूरिन को पास आउट करते हैं। तो ये जो किडनियां हैं, ये हमारी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स से बनी हुई ऑर्गन है। और अगर आप नेफ्रॉन्स की बात करें तो नेफ्रॉन्स किडनी का एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल सेल है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारी किडनी के फंक्शंस को करने के लिए। नेफ्रॉन जो है हमारा, अगर नेफ्रॉन की संरचना देखें तो ये मैंने एक सिंपल सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, जिससे कि मैं आपको इसको डिटेलिंग कर सकूं। नेफ्रॉन बेसिकली 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं कहूँ, सबसे ऊपर इसका ग्लोमेरुलस है, कप शेप स्ट्रक्चर है। और उसके बाद वो जो है खुलता है एक ट्यूब्यूल में, जो कि जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले में से जुड़ी होती है, जो कि ये यू शेप्ड का एक स्ट्रक्चर है। और इसके बाद आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट में खुली होती है, जहां पर दूसरे भी नेफ्रॉन्स के डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स आकर के जुड़ती हैं। तो इस प्रकार से एक नेफ्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज द ग्लोमेरुलस, जिसमें कि जो ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये आकर के खुलता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, जिसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखती हूँ PCT। और इसके बाद ये आप जो ये यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो है लूप ऑफ हेनले। और फिर है ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। अगर आप इसकी सेटिंग किडनी में समझना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से किडनी भी जो है वो बटी हुई है कॉर्टेक्स और मेडुला में। दो भाग हैं। बाहर का हिस्सा कॉर्टिकल रीजन कहलाता है, जिसको आप कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर बीच का हिस्सा जो है ये मेडुला है।
और अगर आप ये देखना समझना चाहें कि नेफ्रॉन इस किडनी में कैसे इसका पोजीशनिंग होती है, तो कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन इसमें होते हैं। तो जो वुमेन्स कैप्सूल है वो कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स के रीजन में होता है, और जो प्रॉक्सिमल कैनोलिटिब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनले है वो आपका मेडुलरी रीजन में होता है। तो और इस जो वुमेन्स कैप्सूल है ये एक ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैपिलरीज का टफ्ट होता है, इसके अंदर जाल है रक्त वाहिनियों का, जो कि यहाँ पर इम्प्योर ब्लड एफरेंट आर्टरी के द्वारा लाती हैं, और ये ब्लड यहाँ पर इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिससे ये फिल्टर होकर के वुमेन्स कैप्सूल के रास्ते से एक्स्ट्रा फ्लूइड अलोंग विद इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्टर हो जाता है, और जो साफ ब्लड होता है वो अफरेंट आर्टरी के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसको यहाँ पर शरीर यूरिन को फिल्टर करने के लिए ब्लड जब फिल्टर होता है यहाँ पे एक प्रेशर की आवश्यकता होती है। बिना वो प्रेशर मेंटेन किए हुए किडनी यूरिन को फिल्टर नहीं कर सकती, और इस प्रेशर को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब तक ये प्रेशर किडनी में मेंटेन नहीं होता तब तक यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो एक प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, तभी किडनी यूरिन को फिल्टर कर सकती है। जो यहाँ से फिल्टर होके आता है लिक्विड उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। उसमें फ्लूइड वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं। ये इनकी आवश्यकता जितनी शरीर में इनकी आवश्यकता होती है उतनी ये इस ट्यूब्यूल के माध्यम से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है एक वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, और जो जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, जिन चीज़ों की शरीर को आवश्यकता नहीं है या जो चीज़ें शरीर के लिए वेस्ट है वो चीज़ें फिर यूरिन के रूप में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यूरिन बन जाता है, और ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड रीनल डिजीजेस की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज आती है वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर या रीनल फेल्योर एक ऐसी अवस्था है जबकि किडनी यूरिन का फिल्ट्रेशन करना बंद कर देती है और शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है। ये सिचुएशन जो है ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो एक्यूट रीनल फेलियर है जो कि ऐसी समस्या है जो कि न केवल किडनी की इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, इसमें परेशानी दूसरे ऑर्गन्स की होती है। अभी मैं इसको डिटेलिंग कर देती हूँ। और जो दूसरा टाइप है दैट इज क्रॉनिक रीनल फेलियर, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये नेफ्रॉन्स हैं। ये नेफ्रॉन्स जब डेड हो जाते हैं, जो कि किडनी की एक सिंगल यूनिट है, जब ये डेड हो जाते हैं तो किडनी अपना काम करना कम कर देती है और धीरे धीरे करके किडनी डिट्योरेट करती चली जाती है। तो अगर आप रीनल फेलियर की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, तो रीनल फेलियर दो तरीके का है, ARF या एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर, CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो उस अवस्था को कहते हैं जबकि शरीर से प्रॉपर मात्रा में यूरिन फिल्टर होकर के ना आ पा रहा हो, शरीर में पानी रुक रहा हो, जिसकी वजह से पानी शरीर में सूजन हो और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब हो, और जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इनका लेवल शरीर में बढ़ने लगे। ये सिचुएशन कब कब आ सकती है? ये सिचुएशन आ सकती है कि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा किसी तरीके से फ्लूइड लॉस हुआ हो, जैसे बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए हों, वॉमिटिंग हो गई हो, बहुत अधिक मात्रा में शरीर से ब्लड किसी वजह से निकल गया हो, जैसे कि शॉटगन इंजरी, गोली लग गई हो, चाकू लग गया हो किसी चीज़
से कोई ऑर्गन कट गया हो, जब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया हो, या फिर बर्न के पेशेंट में, वो पेशेंट जो करीब 50% से ज़्यादा जिनका सरफेस एरिया जल गया हो बॉडी का, उन लोगों में भी रीनल फेलियर देखने को मिलता है। तो ये सारे जो कॉजेस हैं ये प्री रीनल कैटेगरी में आती है, मतलब कि किडनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किडनी से पहले ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि फ्लूइड का अमाउंट कम हो गया बॉडी में, जिसकी वजह से, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की, कि किडनी का को प्रॉपर जब ब्लड नहीं अवेलेबल हुआ तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया, ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, और किडनी ने शरीर से बाहर पानी और दूसरे अन्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी आपसे बात करी वो निकालने की जो स्थिति में किडनी नहीं रह पाई। तो यदि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, चाहे वो एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस की वजह से, या एक्सेसिव इवेपोरेटिव लॉसेस की वजह से, एज इन केस ऑफ बर्न, इन तीनों की वजह से जब भी कभी ब्लड का वॉल्यूम शरीर में कम हो जाएगा, तब जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा और किडनी यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी। इस सिचुएशन को आप प्री रीनल फेलियर कह सकते हैं। इसके बाद आता है रीनल कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर। किडनी के क्या कॉजेज हो सकते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है नेक्रोसिस ऑफ नेफ्रॉन्स। डायबिटीज की वजह से धीरे धीरे करके जो किडनी की एक छोटी कोशिका है, जिसको हम बार बार नेफ्रॉन कह रहे हैं, इसका नेक्रोसिस हो जाती है, ये डेड हो जाती है, या फिर रिपीटेड यूटीआईज होते हैं, जिन लोगों में बार बार पेशाब के नली का इन्फेक्शन होता है, उन लोगों में, या फिर ऐसे लोग जो बहुत अधिक मात्रा में या बहुत फ्रीक्वेंटली दर्द निवारक दवाएं खाते हैं, जिनमें भी पेन किलर एब्यूज है, जो लोग जैसे गांठों के दर्द के लिए या शरीर में जरा सा दर्द हुआ उन्होंने दवाएं खा ली, जो लोग भी पेन किलर बिना डॉक्टर की कंसल्ट किए हुए रेगुलर कोर्स में खाते हैं, उनको भी किडनी फेलियर होने की संभावना लगातार बनी रहती है। उनको कहते हैं, इन दवाओं को कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये दवाएं किडनी के लिए टॉक्सिन है, और ये दवाएं किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ऐसे केसेस में नेफ्रॉन्स जो है वो डेड हो जाते हैं और किडनी से यूरिन का फिल्ट्रेशन बंद हो जाता है। इसके अलावा एक और सिचुएशन है रीनल स्टेनोसिस, जबकि किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें रुकावट आ जाए और ब्लड का फ्लो जो है वो नेफ्रॉन में प्रॉपर ना हो, तब भी किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। तो ये दोनों जो बेसिक है, ये रीनल कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर हैं, जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर के इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रीनल कॉजेज का, वो है पोस्ट रीनल कॉजेज, जिसमें किडनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके बाद कहीं पर यूरिन के आउटफ्लो में किडनी ने अपना काम कर दिया, यूरिन फिल्टर हो करके यहाँ इकट्ठा हो गई, अब उसे यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आना है, और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा को क्रॉस करके उसे शरीर से बाहर आना है। ये जो है ये एक्चुअल रूट है, पर इसमें कहीं पर अगर रोक आ गई, if there is something wrong with the route of urine from PU junction to यूरेथ्रा, वो जो है वो पोस्ट रीनल कॉजेज है रीनल फेलियर के। इसमें क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द मेन कॉजेज? इनमें जो मेन कॉजेज हैं वो यूरेट्री कैलकुलस है, यहाँ पर आकर के कोई छोटा किडनी का पत्थर आकर के फंस जाए, या फिर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी वजह से यहाँ पे कोई ऐसा ट्यूमर फॉर्म हो जाए जो कि यूरिन के रास्ते को रोके, या फिर जो यूरेथ्रा है उसकी यूरेथ्रा की अंदर की सतह आपस में चिपक जाए, जिसको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स कहते हैं, तो वो भी यूरिन को शरीर से बाहर निकालने में रास्ते को अवरुद्ध करती है। या फिर
एल्डरली मेल्स में एक सिचुएशन होती है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अगर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर उसका साइज नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है तो भी वो क्या करता है, यूरेथ्रा को कंप्रेस करता है, और यूरेथ्रा कंप्रेस होने की वजह से यूरिन का आउटफ्लो नहीं हो पाता है। तो दीज आर द पोस्ट रीनल कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर। जबकि किडनी ने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद का जो पाथ है यूरिन का, वो किसी वजह से जो है वो अवरुद्ध है। देयर इज समथिंग विच इज नॉट allowing the urine to come out from the body is are the post renal causes. They are ureteric calculus, bladder outlet obstructions, urethral strictures, prostate hyperplasia. Okay, so these are the post renal causes of renal failure. The If we talk about the diet in renal failure patients, it is very important for a nutritionist or a dietitian to first diagnose the type of renal failure, whether it is acute renal failure or chronic renal failure. If acute renal failure, whether it is pre-renal causes, the causes are pre-renal, or the causes are post-renal. Pre-renal causes, as I have told you, it may be excessive blood loss because of excessive vomiting, loose motion, diarrhea, or high-grade fever. Excessive blood loss because of gunshot injury, uh, stabbing, or some trauma, or patients of burn more than 50%. When the 50% or more total body surface area has been burned, the evaporative losses are so that the blood volume reduces, thereby it does not maintain the normal hydrostatic pressure, and the filtration gets affected. So first and foremost thing that you have to decide when you talk about nutrition in renal patient, what type of renal failure is there. First decide this, and then you can make a MNT or medical nutrition therapy for the patient.